A very pleasant good morning, dear students. Oxford Public School welcomes you. My name is Anil and I am your English mentor. And today I'm going to teach you the next chapter named The Enemy. So this is part number 1. So let us start this particular session without any further delay. इट इज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर। ये जो टाइम दिखाया गया है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, ये कौन सा टाइम है? वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा है। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, एक अमेरिकन सोल्जर होता है जिसको जेल में रखा गया है, इज वॉस्ट अशोर। वॉस्ट अशोर का मतलब होता है पानी में बह जाना। इन ए डाइंग स्टेट, और वो कैसी स्थिति के अंदर है? वो एक ऐसी स्थिति में है कि वो कभी भी मर सकता है। इज फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ ए जापानीज डॉक्टर, और पानी में बहकर वो क्या होता है? एक जापानीज डॉक्टर जो होता है उसका घर जो समुद्र के किनारे पर होता है। तो फाइनली वो अमेरिकन जो सोल्जर होता है पानी में बहकर उस जापानीज डॉक्टर के घर के सामने डोर स्टेप मतलब दहलीज के पास आ जाता है। शुड ही सेव हिम, और जैसे ही वो मतलब अमेरिकन सोल्जर आता है तो अब ये जो चैलेंज होता है उस जापानीज डॉक्टर के सामने एक चैलेंज आ जाता है। क्या चैलेंज होता है कि क्या उसे एज ए डॉक्टर अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना चाहिए, उसकी जान बचानी चाहिए, या फिर हैंड ओवर हिम टू द आर्मी एज ए पेट्रॉइट, या फिर वो जापानीज आर्मी को क्या करे? जापानीज आर्मी को उस अमेरिकन सोल्जर को हैंड ओवर कर दे। सो माय डियर स्टूडेंट, ये वर्ल्ड वॉर की बात चल रही है जब अमेरिका और जापान के अंदर वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अब ये जो डॉक्टर सडाव है उसके सामने एक चैलेंज आ जाता है, क्या उसको एज ए डॉक्टर उस अमेरिकन सोल्जर की उसकी लाइफ को बचाना चाहिए, या एज ए ट्रू पेट्रॉइट या देशभक्त होने के नाते उसको आर्मी को हैंड ओवर कर देना चाहिए। सो लेट अस सी, देखते हैं फाइनली जो डॉक्टर सडाव है वो क्या करता है। डॉक्टर सडाव हाउस, जो डॉक्टर सडाव इस पर्टिकुलर चैप्टर का मेन कैरेक्टर है, उसका जो घर वॉज बिल्ड, जो घर बना हुआ था ऑन ए स्पॉट, एक ऐसी जगह पे बना हुआ था कि जो जापानीज कोस्ट है, कोस्ट मतलब जो समुद्री इलाका है, तो यानी उसका घर समुद्र के आसपास के इलाके में बना हुआ था। वेयर एज ए लिटिल बॉय, जहां पर मतलब जो डॉक्टर सडाव थे, मतलब जब वो छोटे बच्चा था, ही हैड ऑफन प्लेड, और अक्सर वो उस जापानीज जो कोस्ट है, समुद्र वाला जो इलाका था, अक्सर वो वहां पर एज ए लिटिल बॉय बहुत सारा वो खेलता था वहां पर। द लो स्क्वेयर स्टोन हाउस वॉज सेट अपॉन रॉक्स, मतलब ये जो घर था वो स्टोन का बना हुआ था, पत्थर का बना हुआ था। सेट अपॉन रॉक्स, रॉक्स वेल अबव अ नैरो बीच, अब नैरो बीच, बीच मतलब जो समुद्र वाला इलाका था, बीच था, उससे ऊपर एक रॉक था, एक पत्थर था, उसके ऊपर उसका घर टिका हुआ था, उसका घर उस पर बना हुआ था। दैट वॉज आउटलाइंड, दैट वॉज आउटलाइन विद द बेंट पाइन, और मतलब अगर बात की जाए उसके घर के आसपास की, अगर बात करें जो बीच था, बीच वाला इलाका था, तो वहां से आउटलाइन का मतलब साफ साफ एक लाइन दिखाई पड़ना, आउटलाइन विद बेंट पाइन, बेंट का मतलब झुके हुए होना, पाइन क्या होता है? चीड़ का जो पेड़ होता है। तो जनरली आपने देखा होगा जो कोस्टल एरिया होता है वहां पर इस तरह के पाइन के ट्रीज मिलते हैं। तो उस जो कोस्टल एरिया था जहाँ पे ये डॉक्टर सडाव रहता था, तो वहां पर जो पाइन के जो ट्रीज थे वो साफ साफ दिखाई पड़ रहे थे। एज अ बॉय, एक बच्चे होने के नाते, सडाव हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट। एज ए बॉय सडाव हैड क्लाइंब द पाइन्स, जब वो एक छोटा बच्चा था तो क्या करता था? पाइन के जो ट्रीज थे उनके ऊपर क्लाइंब कर जाता था, उनके ऊपर ऊपर चढ़ जाता था। एंड सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, यानी अपने पैरों से सपोर्ट करते हुए नंगे पैर वो किस पे चढ़ जाता था? वो जो पाइन के ट्रीज थे उनके ऊपर चढ़ जाता था। एज ही हैड सीन मैन टू डू इन हिज साउथ सीज, क्योंकि उसने क्या है, साउथ सीज का जो एरिया था जनरली वहां पर मतलब जो लोग थे वो उसी तरीके से मतलब ट्रीज के ऊपर चढ़ते थे। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर सडाव उनको इमिटेट करते हुए, उनसे सीखते हुए उसने भी इस तरीके से सीख लिया था कि किस तरीके से पाइन के जो ट्रीज है उनके ऊपर क्लाइंब किया जाता है। व्हेन दे क्लाइंब फॉर कोकोनट्स, और जब मतलब वो कोकोनट्स नारियल को लेने के लिए साउथ सीज के जो लोग चढ़ते थे, तो उसी तरीके से डॉक्टर सडाव ने भी उनको कॉपी किया, उनको देखा कि किस तरीके से ट्री को क्लाइंब किया जाता है, और उसने उसको सीख लिया। His father had taken him often to the island of those seas, और उसके जो फादर थे मतलब अक्सर डॉक्टर सडाव को क्या करते थे? अक्सर मतलब उनको आइलैंड के ऊपर ले जाया करते थे। मतलब जो आइलैंड थे जापान के आसपास, जो साउथ सीज वाला जो एरिया था वहां पर काफी आइलैंड्स थे, तो उसके फादर थे डॉक्टर सडाव के, अक्सर वो डॉक्टर सडाव को एज ए बॉय
मतलब जब छोटा बच्चा था तो उसको उन आइलैंड्स पे लेकर जाते थे, एंड नेवर हैड द फेल टू से, और हमेशा एक बात बोलते थे उसके फादर की, टू द लिटिल ब्रेव बॉय, मतलब डॉक्टर सडाव को बोलते थे ब्रेव बॉय, बहादुर लड़के को डॉक्टर सडाव को बोलते थे, एट हिज साइड, अपने साइड में, दोज आइलैंड की डॉक्टर सडाव के बोलते थे वो आइलैंड यॉन्डर, दे आर द स्टेपिंग स्टोन टू द फ्यूचर फॉर जापान। देखिए, अब वो कहते थे क्या आप उन आइलैंड्स को देख पा रहे हो, तो डॉक्टर सडाव के फादर अक्सर पॉइंट आउट करते थे वो जो आइलैंड है ना, दे आर द स्टेपिंग स्टोन। अब स्टेपिंग स्टोन क्या होता है? स्टेपिंग स्टोन एक माइलस्टोन होता है जो जनरली आपको क्या करता है, आपको सक्सेस प्रदान करता है। एक ऐसा माइलस्टोन जो क्या करता है, आपको स्टिमुलेट करता है, आपकी हेल्प करता है, जिससे कि आप अपने अपने जो फ्यूचर को डेवलप कर सके, आप सक्सेसफुल हो सके। तो वो कहते थे उसके फादर, किसको, डॉक्टर सडाव को, कि वो जो आइलैंड तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं वो आइलैंड एक ना एक दिन वो क्या करेंगे, वो आइलैंड डेफिनेटली जापान को सक्सेस करने में हेल्प जरूर करेंगे। उन आइलैंड की वजह से जापान का फ्यूचर बनेगा और जापान डेफिनेटली एक डेवलप कंट्री बनेगा। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, सडाव हैड आस्क्ड सीरियसली। फिर उसके बाद डॉक्टर सडाव बोलते थे कि मतलब वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, मतलब उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, मतलब उन आइलैंड की अगर बात की जाए और हमारा जो देश है बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा तो उसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे। सडाव है आस्क सीरियसली, और सडाव अपने फादर से एक क्वेश्चन बहुत सीरियसली टोन में पूछता है, हु नोज, और उसके फादर कहते हैं कि हमें क्या पता आगे क्या होने वाला है, जापान कहाँ तक पहुंचेगा, आगे क्या होगा। हिज फादर हैड आंसर्ड, उसके फादर ने कहा कि नोबडी नोज, किसी को नहीं पता क्या होगा आगे। हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, कोई भी हमारे फ्यूचर को लिमिट नहीं कर सकता, कोई भी हमारे फ्यूचर को रोक नहीं सकता है। क्या पता जो जापान का जो फ्यूचर है कहां पर जाएगा कहां पर नहीं जाएगा, तो इस बात को कहना बड़ा मुश्किल है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, और ये डिपेंड करता है जो जितने भी जापानीज हैं, मतलब हम जो लोग हैं जापानीज हैं, वो हम किस तरीके से अपनी कंट्री को कंट्रीब्यूट करते हैं, हम किस तरीके से अपनी कंट्री में हम सर्व करते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारी जो कंट्री जापान है वो कहां तक आगे जाएगी। तो फिलहाल बैकग्राउंड चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से जो डॉक्टर सडाव थे वो अपने फादर से मतलब बहुत ज्यादा इंटीमेट थे, बहुत ज्यादा क्लोज थे। सडाव हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड, और सडाव ने जो उसके फादर की ये जो बात थी, उसने ये बात अपने दिमाग में ठान ली थी, कहीं ना कहीं ये बात दिल में बसा ली थी। एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, और वो हर एक चीज करता था जो उसके फादर उसको बोलते थे। हिज फादर हु नेवर जॉक्ड और प्लेड विद हिम, और उसके फादर कभी भी उसके साथ नहीं खेलते थे, मजाक नहीं करते थे उसके साथ, बट हु स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम, लेकिन उसके जो फादर थे वो डॉक्टर सडाव के लिए इनफाइनाइट मतलब लिमिटलेस पेन्स अपॉन हिम, हु वाज जस्ट ओनली हिज सन, और डॉक्टर सडाव के लिए जो उसके फादर थे वो लिमिटलेस पेन को बेयर करते थे, उसको बर्दाश्त करते थे, क्योंकि डॉक्टर सडाव उसका अकेले एकलौता बेटा था। सडाव न्यू दैट, सडाव को इस बात का पता था, न्यू दैट हिज एजुकेशन, कि उसकी जो शिक्षा है वॉज हिज फादर चीफ कंसर्न, और उसके फादर जो थे डॉक्टर सडाव के, वो डॉक्टर सडाव को लेकर उसकी उसकी शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे। फॉर दिस रीजन, इस कारण से he had been sent at 22 to America, और इस वजह से डॉक्टर सडाव को जब वो 22 साल की उम्र में थे तो उनको अमेरिका भेज दिया उसके फादर ने, टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न और सर्जरी एंड मेडिसिन, मतलब जिससे कि वो डॉक्टरी के अंदर जो सर्जरी है या मेडिसिन है उनके बारे में, यानी डॉक्टर प्रोफेशन से रिलेटेड जितनी भी एजुकेशन है उनको वो सीख सके। और जो डॉक्टर सडाव के फादर थे वो बहुत ज्यादा कंसर्न थे उसकी स्टडी को लेकर, इस वजह से डॉक्टर सडाव को उन्होंने 22 साल की उम्र में ही भेज दिया। ही हैड कम बैक, ही हैड कम बैक, अब डॉक्टर सडाव जो है ही हैड कम बैक, वो वापिस आ गए हैं एट 30 साल की उम्र में वो वापिस आ जाते हैं। एंड बिफोर हिज फादर डाइड, मतलब उसके फादर के मरने से पहले वो ऑलरेडी जापान वापिस आ जाते हैं। एंड ही हैड सीन सडाव बिकम फेमस नॉट ओनली एज ए सर्जन, और जो उसके जो फादर हैं वो डॉक्टर सडाव को देखते हैं नॉट एज ए सर्जन, सिर्फ एक सर्जन होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते वो फेमस नहीं था, बल्कि डॉक्टर सडाव, बट एज ए साइंटिस्ट। एट द सेम टाइम डॉक्टर सडाव एक साइंटिस्ट भी थे, बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी, क्योंकि डॉक्टर सडाव क्या कर रहे थे, परफेक्टिंग अ डिस्कवरी, यानी वो एक डिस्कवरी के ऊपर, एक खोज के ऊपर काम कर रहे थे, विच वुड रेंडर का मतलब प्रोवाइड करना, वुंड्स का मतलब इंजरीज, इंटायरली क्लीन, मतलब वो ऐसे डिस्कवरी कर रहे थे जिससे कि जो वुंड्स होंगे, जो इंजरीज होंगी वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, बिल्कुल साफ हो जाएंगी, वो उस डिस्कवरी के ऊपर काम कर रहे थे डॉक्टर सडाव।
ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स। ट्रूप्स का मतलब आप देखो प्रेजेंट टाइम में बात आ गई है, पहले अपने बैकग्राउंड देखा है। और फिलहाल क्या है, फिलहाल फिलहाल का सीन क्या है, जो अमेरिका जो जापान जो आर्मी है उनके जो चीफ है, जनरल है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उसको मेडिकल अटेंशन चाहिए। और इस वजह से डॉक्टर सडाओ को ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा जाता, क्योंकि अमेरिका और जापान के अंदर अभी वॉर चल रहा है और ट्रूप्स जो है, सेना की जो टुकड़ी है वो वॉर करने के लिए चली गई है। लेकिन डॉक्टर सडाओ को ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा जाता, क्योंकि जो जो कि जापान का जो जनरल है, चीफ है, जो डिक्टेटर कह सकते हैं, जो चीफ है, उसकी तबीयत खराब है और इस वजह से डॉक्टर सडाओ को उन ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में स्टोरी चल रही है अभी। ही हैड नॉट बीन सेंट, और डॉक्टर सडाओ को नहीं भेजा गया विद द ट्रूप्स, सेना की टुकड़ी के साथ नहीं भेजा गया। क्यों? ऑल्सो ही न्यू there was some slight danger that the old general might need an operation for the condition for which he was now being treated medically। क्योंकि जो जापान का जो जनरल होता है उसको मेडिकल अटेंशन चाहिए होती है और उसका ऑपरेशन किसी भी टाइम हो सकता था। और कहीं ना कहीं डॉक्टर सडाओ एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे और जो जनरल है उसकी जान के साथ मतलब खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था, रिस्क नहीं लिया जा सकता था। तो इस वजह से डॉक्टर सडाओ को ट्रूप के साथ नहीं भेजा जाता है। एंड फॉर दिस पॉसिबली, और इसी वजह से फॉर दिस पॉसिबली सडाओ वाज बीइंग केप्ट इन जापान, और इसी पॉसिबिलिटी के चलते डॉक्टर सडाओ को ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा जाता है और उसको यहीं पर रोक लिया जाता है। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ। अब फिलहाल प्रेजेंट का टाइम चल रहा है, यानी डॉक्टर सडाओ अपनी गैलरी में खड़ा है और क्लाउड्स हैं, जो बादल है, वो क्या करे, राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, यानी जो समुद्र है उससे जो क्लाउड्स हैं वो ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, वार्मथ मतलब गर्मी कह सकते हो, द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड, यानी पिछले कुछ दिनों की जो गर्मी थी उस गर्मी को क्या किया, ड्रॉन हटा देना, हैवी फॉग, यानी वहां पर अब फॉग आ गया था पिछले कुछ दिनों से, मतलब जो गर्मी पड़ रही थी उस गर्मी को ठंडी कोल्ड वेव्स, जो ठंडी जो वेव्स चल रही थी उन्होंने क्या कर दिया, उनको हटा दिया। डॉक्टर वॉस्ट मिस्ट, मिस्ट का मतलब धुंध वगैरह कह सकते हो, हाइड आउटलाइंस ऑफ द लिटिल आइलैंड, और मतलब डॉक्टर सराव देखता है कि मतलब जो धुंध है उसने उस आइलैंड को ढका हुआ है, द शोर किनारा, एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो, और धीरे धीरे जो मिस्ट है, जो फॉग है, वो क्रीप करते हुए, रेंगते हुए उसके घर तक आ रही है, यानी फॉग धीरे धीरे आगे आ रही थी। रीडिंग अराउंड द पाइन्स, रीडिंग का मतलब लिपट जाना, द पाइन्स, और पाइन्स के चारों तरफ वो जो फॉग है वो क्या कर रही थी, लिपटी हुई थी एक तरह से। इन अ फ्यू मिनट्स, और कुछ ही मिनट्स के अंदर फॉग वुड बी रैप्ड, रैप्ड का तो लपेट लेना, अबाउट द हाउस, और पूरे कुछ ही मिनट के अंदर जो जो फॉग था वो डॉक्टर सडाओ के घर को लपेट लेगा। इट मींस पूरा का पूरा उसका जो घर है फॉग के अंदर आ जाएगा। देन ही वुड गो इनटू द रूम, और उसके बाद डॉक्टर सडाव क्या करेगा, अपने कमरे में जाएगा, वेयर हैना हिज वाइफ, यहाँ पे सेकंड कैरेक्टर आ गया, उसका वाइफ का नाम है हैना, और उसके बाद डॉक्टर सडाव क्या करेगा, हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम, और उसकी वाइफ क्या कर रही होगी, वेट कर रही होगी उसका, विद टू लिटिल चिल्ड्रन। और यहाँ पे पता चलता है डॉक्टर सडाव की मतलब दो बच्चे भी हैं, और डॉक्टर सडाव उसके बाद क्या करेगा, वो अपने कमरे में जाएगा जहां पर उसकी वाइफ उसका वेट कर रही होगी उसके दो बच्चों के साथ। बट एट दिस मोमेंट, लेकिन फिलहाल इस मोमेंट की बात की जाए, फिलहाल इस पल की बात की जाए, द डोर ओपन, दरवाजा खुलता है, एंड शी लुक्ड आउट, शी लुक्ड आउट, जैसे मतलब शी लुक्ड आउट मतलब जो हैना है वो बाहर दिखाई पड़ती है। अ डार्क ब्लू वुलन हॉरी, हॉरी क्या होता है, हॉरी एक मतलब जैपनीज गारमेंट होता है, ओवर हर किमिनो, किमिनो भी एक क्या है, किमिनो मतलब ये जो एक ये कह सकते हो आप एक गारमेंट होता है जो कि जापानीज गारमेंट है, जापानीज आप कह सकते हो आउटफिट है जो जापानीज जनरली पहनते हैं। तो जो हैना है उसने क्या पहना हुआ था, होरी और केमिनो उसने डाला हुआ था। शी केम टू हिम, वो उसके पास आती है डॉक्टर सडाओ के पास, एफिशिएटली, बड़े प्यार से, एफिशिएटली, एंड पुट हर आर्म्स, और उसके गले में अपनी बाहें डाल देती है, थ्रू एज हिज एज ही स्टूड, जैसे डॉक्टर सडाव खड़ा होता है तो वो आती है सीधे और उसके गले के अंदर अपनी बाहें डाल देती है, एंड स्माइल, और उसकी तरफ स्माइल करती है, एंड सेड नथिंग, और कुछ भी नहीं बोलती है। ही हैड मेट हैना इन द अमेरिका। अब यहाँ पे बताया गया है कि डॉक्टर सडाव हैना से कब मिला था, तो डॉक्टर सडाव अमेरिका में मिला था हैना से, जिस वक्त मतलब डॉक्टर सडाव अपनी जो मेडिकल की जो स्टडीज करने के लिए अमेरिका गया था, तो उस टाइम हैना उसको मिली थी।
बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर। लेकिन मतलब जैसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम में डॉक्टर सडाओ को उससे प्यार हो गया था, ऐसा नहीं, कुछ टाइम लगा। हर अंटिल ही वाज श्योर ही वाज जैपनीज। क्योंकि देखो डॉक्टर सडाओ को हालांकि वो अच्छी लगती थी, लेकिन उससे प्यार में पड़ने से पहले डॉक्टर सडाओ ने इस बात की श्योरिटी की, क्या ये जो लड़की है जिससे वो प्यार कर रहा है या जिसको वो पसंद है, क्या वो एक जैपनीज है। जब उसको इस बात की श्योरिटी हो गई कि वो एक जैपनीज है, उसके बाद उससे प्यार करने लग गया, उसके बाद उसके साथ शादी भी कर ली। His father would never have received her, क्योंकि उसके फादर थे वो एक ट्रू जापानीज थे और किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे अगर वो जापानीज नहीं होता। हर unless she had been pure in her race, क्योंकि उसके फादर बड़े ट्रू जापानीज थे। और अगर डॉक्टर सडाओ एक अदर रेस से, अदर रिलीजन की या अदर कंट्री की, अदर नेशनलिटी की लड़की से शादी करता, तो डेफिनेटली सी बात है डॉक्टर सडाओ के फादर उस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करते। He wondered, wondered का मतलब सोचना, विचारना। He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah. अब यहाँ पे डॉक्टर सडाव सोचता है कि अगर मान लो हैना से वो नहीं मिला होता तो उसकी शादी किससे होती। By what luck he had found in her in the most casual way, क्योंकि मतलब जो हैना से उसका जो मिलना हुआ है वो बड़ा स्ट्रेंज वे था, वो किस्मत से वो उसको मिली थी। क्योंकि कोई ऐसा नहीं था, कोई स्पेसिफिक कोई प्लानिंग के तहत मिली थी, मतलब एक्सीडेंटली वो उससे मिलता है। कैसे? बाय चांस, लिटरली, एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस। और वो कहाँ पे मिलता है? एक प्रोफेसर के हाउस में उससे मिलता है। तो डॉक्टर सडाव प्रोफेसर के पास जाता है, उसकी कुछ क्वेरीज होती है, तो प्रोफेसर के घर पे जाता है, तो हैना भी वहीं पर होती है जिस टाइम डॉक्टर सडाव हैना को फर्स्ट टाइम वहां पर मिलता है। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ। अब यहाँ पे बताया गया है डॉक्टर सडाव के जो प्रोफेसर थे अमेरिका के अंदर और उसकी जो वाइफ थी, हैड बीन काइंड पीपल। हालांकि वो बहुत ज्यादा काइंड थे, दयालु थे। अनेक्शियस मतलब दयालु थे, चिंतित थे, टू डू समथिंग फॉर देयर न्यू फॉरेन स्टूडेंट्स। और जो दूसरी कंट्री से पढ़ने के लिए जो आए थे बच्चे, उनके लिए वो हमेशा चिंतित रहते थे और वो बहुत काइंड थे, प्रोफेसर और उसकी जो वाइफ थी। एंड द स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड एंड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस। हालांकि वो जो बोर्ड थे, मतलब ये जो दोनों जो कपल जो था, प्रोफेसर उसकी जो वाइफ थी, वो बड़े काइंड थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा बोर थे दोनों के दोनों। लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट थे उनकी काइंडनेस को, उनकी जो दयालुता थी उसको वो एक्सेप्ट करते थे, उनको मानते थे कि भी बहुत जेन्युइन एक कपल है, बहुत काइंड कपल है। हालांकि दोनों बोर थे, उसके बावजूद भी उसकी काइंडनेस को एक्सेप्ट करते थे स्टूडेंट। सडाव हैड ऑफन टोल्ड हैना, सडाव हैना को अक्सर बोलते थे, हाउ नियरली ही हैड नॉट गोन टू प्रोफेसर हार्ली हाउस दैट नाइट। और जिस नाइट डॉक्टर सडाव हैना से मिले थे, तो कहते हैं कि मतलब उस दिन मतलब ऑलमोस्ट मैं वहां पर नहीं जाने वाला था, और अगर मैं वहां पे नहीं जाता तो शायद मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलता। तो ऐसा कुछ सर्कमस्टेंसेज हो जाते हैं, मतलब जो डॉक्टर सडाव वहां पर नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर वो जाता है और वहां पर जाकर उसकी हैना से मुलाकात हो जाती है। द रूम्स, जो कमरे थे, द रूम्स वर सो स्मॉल, जो रूम्स थे वो बहुत छोटे थे डॉक्टर सडाव मतलब जो उनके जो प्रोफेसर थे। द फूड सो बैड, और जो खाना था वो भी बहुत बुरा था। द प्रोफेसर वाइफ सो वॉल्यूबल, वॉल्यूबल का मतलब जो बहुत बक बक करने वाला हो, तो उसकी जो वाइफ थी बहुत ज्यादा एक चैटर बॉक्स थी, बहुत ज्यादा बात करने वाली थी। बट ही हैड गॉन, लेकिन उसके बावजूद भी जो डॉक्टर सडाव है वहां पर चला जाता है। देयर ही फाउंड हैना एंड फाइनली बाय लक हैना उसको वहां पर मिलती है। अ न्यू स्टूडेंट, हैना एक नई स्टूडेंट होती है। हैड फेल्ट ही वुड लव हर, और कहीं ना कहीं फर्स्ट जैसे ही मतलब डॉक्टर सडाव हैना की तरफ देखता है तो उसको प्यार हो जाता है। एंड इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल, और यहाँ पे डॉक्टर सडाव सोचता है कि अगर सारी चीजें पॉसिबल हुई तो शायद वो उससे प्यार कर सकता है, शायद उससे वो शादी भी कर सकता है। Now he left her hand on his arms। अब यहाँ पर बैकग्राउंड में बात चल रही थी, अभी हैना ने क्या था, अपनी जो बाहें हैं मतलब किसके अराउंड डाली हुई थी, उसने डॉक्टर सडाव के गले में डाली हुई थी। अब उसने क्या किया, नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म। ठीक है, अब मतलब यहाँ पे डॉक्टर सडाव क्या करता है, हैना के हाथ उसके हाथों में है, एंड वॉज अवेयर ऑफ प्लेजर इट गेव हिम। और जैसे वो अपनी वाइफ के हाथ को छूता है तो उसको जो एक खुशी मिलती है, प्लेजर मिलता है, वो उसको महसूस कर पाता है। इवन दो इसके बावजूद दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ, हालांकि मतलब उनके शादी को हुए बहुत साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी उस कपल के अंदर एक ट्रू अफेक्शन है, एक प्यार है। टू हैव टू चिल्ड्रन, हालांकि उनके दो बच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे एक न्यूली मैरिड कपल होता है, उन दोनों के बीच में अभी भी वो वही अफेक्शन बना हुआ है। फॉर दे हैड नॉट मैरिड
heedlessly. Heedlessly मतलब purposelessly. ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई जल्दबाजी के अंदर या purposelessly शादी कर ली थी अमेरिका के अंदर, उन्होंने पूरा प्लान किया था, पूरी प्लानिंग के तहत उन्होंने शादी की थी. They had finished their work. पहले उन्होंने उनका जो भी स्टडीज थी, जो काम था उनका स्कूल के अंदर, एट स्कूल उन्होंने वो काम फिनिश किया एंड हैड कम टू जापान. यानी फाइनली उन्होंने उनका जो भी एजुकेशन था, जो उनकी स्टडीज थी, हैना ने भी अपनी स्टडीज को कंप्लीट किया और डॉक्टर सडाओ ने भी अपनी स्टडीज को कंप्लीट किया, और उसके बावजूद वो दोनों क्या उसके बाद वो दोनों जापान आ जाते हैं. एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर, और जब मतलब उसके फादर डॉक्टर सडाओ के फादर हैना को देखते हैं, द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन अ ओल्ड जापानीज वे, और उसके जो डॉक्टर सडाओ के फादर होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी हैना को पसंद कर लेते हैं, और उसके बाद जापानीज वे के अंदर उनकी शादी की जाती है. Although हालांकि सडाओ एंड हैना हैड टॉक्ड एवरी ओवर बिफोरहैंड, हालांकि मतलब डॉक्टर सडाओ और हैना ने ऑलरेडी मैरिज से पहले सारी चीजें के बारे में बिफोरहैंड मतलब इन एडवांस पहले सारी चीजों के बारे में बात कर ली थी. दे वर परफेक्टली हैप्पी, हालांकि उनकी जो मैरिड लाइफ थी बहुत अच्छे से चल रही थी. शी लेड हर चीक्स, लेट का मतलब यहाँ पर मतलब वैसे लेटना होता है, हर चीक्स अगेंस्ट हिज आर्म, और उसने अपने जो चीक्स हैं यानी उसके हाथों के साथ टच किए. किसके? डॉक्टर सडाओ के. उसके चीक हैं यानी हैना अपने गालों को डॉक्टर सडाओ के हाथों के साथ टच करती है. इट वॉज एट हिज मोमेंट, इट वॉज एट दिस मोमेंट, अब ये फिलहाल जो मोमेंट करंट मोमेंट चल रहा है, एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम, अब दोनों के दोनों यानी हैना और डॉक्टर सडाओ है. सो देखते हैं समथिंग ब्लैक, कुछ काला काला उनको दिखाई पड़ता है, कम आउट ऑफ द मिस्ट. मिस्ट मतलब धुंध में से उनको ना कुछ काला काला सा ऊपर की तरफ उठते हुए दिखाई पड़ता है. एंड इट वॉज अ मैन, और उनको लगता है कि ये जो काला काला दिखाई पड़ रहा है वो एक आदमी है. ही वॉज फ्लंग अप अपॉन द ओशन. फ्लंग अप, देखो फ्लंग का मतलब जैसे आप कह सकते हो जैसे लहरें जो होती हैं वो आदमी को टॉस करती है, उछाल देती हैं, तो ही वॉज फ्लंग आउट ऑफ द ओशियन. कहीं ना कहीं मतलब जो वेव्स थी उन्होंने उसको उछाल कर टॉस कर बाहर की तरफ फेंक दिया था. फ्लंग, इट सीम्ड, मानो जो जो ओशियन की जो वेव्स थी, ओके, जो जो वेव्स थी उन्होंने उसको उछालकर समुद्र के किनारे पे पटक दिया हो. टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर, टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर एंड ही स्टैगर्ड, और वो आदमी खड़ा होता है. ब्रेकर, स्टैगर्ड का था लड़खड़ाना, उस लड़खड़ाते हुए थोड़े से फ्यू स्टेप्स आगे की तरफ बढ़ता है. हिज बॉडी आउट लीन्ड अगेंस्ट द मिस्ट, हालांकि उसकी जो बॉडी है वो पॉइंट आउट हो रही थी, वो साफ साफ दिखाई पड़ रही थी धुंध के अंदर. हिज आर्म्स अबव हिज हेड, और उसने अपने जो हाथ थे अपने सर के ऊपर रखे हुए थे. देन द कर्ल्ड, कर्ल्ड का मतलब मुड़ जाना. मिस्ट हिट हिम अगेन, और मतलब उसके बावजूद जो मिस था, जो धुंध था, उसने उसको कवर कर लिया, यानी वो धुंध के अंदर छुप जाता है कहीं ना, धुंध के अंदर धुंध उसको छुपा लेती है. Who's that? अब हैना चिल्लाती है कि वो कौन था. हैना क्राइड, शी ड्रॉप्ड सडाउस आर्म, और उसी वक्त वो डॉक्टर सडाओ के हाथ को छोड़ देती है. एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग्स, और दोनों की दोनों आगे की तरफ झुकते हैं. रेलिंग होती है बरामदा के अंदर, तो उस रेलिंग के मतलब क्या करते हैं, आगे की तरफ झुक कर देखने की कोशिश करते हैं कि वो कौन था. नाउ दे सो, वो दोबारा से देखते हैं, वो आदमी दोबारा से दिखाई पड़ता है. द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स, और आदमी अपने हाथों पे चल रहा था, नीज के ऊपर घुटनों के बल चल रहा था, क्रॉलिंग, रेंग रहा था. देन दे सो हिम, दो दोबारा से देखते हैं, फॉल इन हिज फेस, और वो आदमी अपने चेहरे के बल गिर जाता है. लाई देयर मतलब लेट जाता है, गिर जाता है चेहरे के बल. अ फिशरमैन परहैप्स, यहाँ पे डॉक्टर सडाओ स्पेकुलेशन करता है, अंदाजा लगाता है कि शायद कोई फिशरमैन होगा, कोई मछुआरा होगा. सडाओ बोलते हैं, वॉज फ्रॉम हिज बोट, हो सकता है कि वो अपनी जो बोट है, जो नाव है, उससे गिर गया हो और पानी के अंदर बह गया हो. ही रैन क्विकली, और डॉक्टर सडाओ जल्दी से नीचे की तरफ डाउन द स्टेप्स, नीचे सीढ़ियों से जाता है जल्दी से देखने के लिए. एंड बिहाइंड हिम, और उसके जस्ट पीछे कौन होती है, उसके जस्ट पीछे हैना भी आ जाती है. हैना केम, हैना भी पीछे पीछे आ जाती है. हर वाइट स्लीव्स फ्लाइंग, और जो उसने जो कपड़ा किमीनो पहना होता है उसकी जो स्लीव्स होती है वो हवा में लहरा रही होती है. अ माइल और टू अवे ऑन ईदर साइड देवर फिशिंग विलेज, मतलब यहाँ पर जो जहाँ जिस एरिया के अंदर डॉक्टर सडाउ रहते हैं उसके आसपास का जो 1 या 2 मील का एरिया है, तो वहां पर कुछ विलेजेस हैं, वहां पर कुछ फिशरमैन रहते हैं. बट हियर वॉज ओनली द बेयर एंड लॉनली कॉस्ट,
लेकिन यहाँ पर ये जो फिशरमैन है वो कैसे आ गया? हो सकता है कि आसपास दो मतलब 1-2 मील के आसपास के इलाके में तो फिशरमैन है, लेकिन यहाँ पर जो कि बहुत ही ज्यादा स्टोन का एरिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर फिशरमैन कैसे आ गया? डेंजरस विद रॉक्स, क्योंकि ये जो एरिया ये तो पत्थरों से घिरा हुआ है। द सर्फ, पानी की जो लहरें हैं, बियॉन्ड द बीच वाज स्पाइक्ड विद रॉक्स। स्पाइक्ड का मतलब ऐसे होता है किसी चीज का बढ़ना, स्पाइक्ड विद रॉक, बट यहाँ पर हो गया टकराना। जो मतलब जो पानी की जो लहरें हैं वो क्या करती है, अक्सर इन पत्थरों के साथ टकराती हैं। somehow man had managed to come through, हो सकता है कि ये पानी में बह गया हो और किसी तरीके से मैनेज करके वो यहाँ तक पहुंच गया हो। he must be badly torn, टॉन मतलब ऐसे फटना होता है, मतलब यहाँ पे इंजर्ड के सेंस में हो ना हो, ये आदमी बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ होगा, यानी इसको बहुत ज्यादा चोट आई होगी। देखो हैना और डॉक्टर सराव देखते हैं, when they came towards him, वो उसकी तरफ जाते हैं, उस जो आदमी जो कि उस पानी से निकल कर आ रहा होता है, जो कि अपने फेस के बल गिरा हुआ होता है। इंडीड, सचमुच, इट वाज सो, हालांकि दिखाई पड़ रहा था कि उस आदमी को बहुत सारी चोटें लगी हुई थी। द सैंड ऑन द वन साइड हिम हैड ऑलरेडी स्टेन ऑफ रेड सॉकिंग थ्रू, मतलब जिस मिट्टी के ऊपर वो लेटा हुआ था, तो वो जो स्टेन था यानी जो खून का जो धब्बा था, उस मिट्टी ने उसके ब्लड रेड को क्या कर लिया था, सोख लिया था। यानी जिस एरिया में वो मुंह के बल गिरा हुआ था, तो वहां पे मिट्टी थी, वहां पर ब्लड स्टेन बना हुआ था। वहां पर क्या बने हुए थे, ब्लड स्टेन, मतलब खून के धब्बे लगे हुए थे और मिट्टी ने क्या कर लिया था, उसके ब्लड को सोख लिया था। हिज वुंडेड, वुंडेड का इंजर्ड होना, यानी वो जख्मी था। सडाव एक्सक्लेम, सडाव बोलता है आश्चर्यचकित होकर, ही मेड हैस्ट, जल्दी से करना, हैस्ट का मतलब जल्दबाजी करना, टू द मैन, और वो जल्दी से उस आदमी के पास जाता है, who lay motionless, जो कि अनकॉन्शियस पड़ा होता है, बिल्कुल बेसुध पड़ा होता है। his face in the sand, और उस आदमी का जो चेहरा होता है वो मिट्टी के अंदर धंसा हुआ होता है। एंड ओल्ड कैप, और उसकी जो पुरानी सी जो कैप थी उस आदमी ने ओढ़ी हुई थी, स्टक टू हिज हेड, और उसके सर में अटकी हुई थी, सॉक्ड, सोकना, सी वाटर, यानी वो पानी में भीगी हुई थी। ही वॉज इन वेट रैक्स, रैक्स का मतलब फटे पुराने कपड़े, और उसके जो कपड़े थे वो गीले हो चुके थे, ऑफ गारमेंट्स। सडाव स्टॉप, सडाव रुक जाता है, हैना एट हिज साइड, और हैना बिल्कुल उसके साइड में होती है। एंड टर्न, और जैसे उस आदमी को टर्न करते मोड़ते हैं, दिस सो द फेस, और वो उस आदमी का चेहरा देखते हैं। अ व्हाइट मैन, हैना विस्पर्ड, विस्पर्ड का मतलब धीरे से बोला, और हैना बोलती है अ व्हाइट मैन, व्हाइट मैन का मतलब अमेरिकन, भी एक अमेरिकन है ये, तो एक व्हाइट मैन है। अब ये प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि उस टाइम जापान और अमेरिका के अंदर वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है, और एक व्हाइट मैन उनके सामने आ जाता है। तो अब मतलब उनके सामने एक चैलेंज होता है, क्या वो एज ए ट्रू पैट्रियट उनको मतलब इस आदमी को, जापानीज जो आर्मी उसको हैंड ओवर कर देना चाहिए, या एज ए डॉक्टर सडाव को उसको सेव करना चाहिए। देखते हैं डॉक्टर सडाव क्या फैसला लेते हैं। यस इट वॉज व्हाइट मैन, इसके बाद डॉक्टर सडाव भी बोलते हैं यस हाँ ये तो एक व्हाइट मैन अमेरिकन है ये तो। द वेट कैप फेल अवे, और उसके बाद जो उसकी जो गीली कैप होती है उस आदमी के जो कि इंजर्ड है वो कैप गिर जाती है। एंड दे वाज हिज वेट येलो हेयर, और उसके बाद उसके जो गोल्डन कलर के जो हेयर होते बाल है वो दिखाई पड़ते, लॉन्ग बड़े बाल होते हैं। एज दो फॉर मैनी वीक्स, मानो कई हफ्तों से, इट हैड नॉट बीन कट, मानो वो बाल इतने बड़े होते हैं कि मानो बहुत हफ्तों से वो बालों की ट्रिमिंग ना की गई हो, उनको काटा नहीं गया हो। अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस, टॉर्चर्ड मतलब यहाँ पे इंजर्ड फेस, वॉज ए रफ येलो बियर्ड, और उसका जो मतलब एक यंग फेस था और उसके ऊपर मतलब टॉर्चर मतलब बहुत सारी चोटें लगी हुई थी, और उसके मतलब उसके चेहरे के ऊपर येलो कलर की बियर्ड थी, उसकी दाढ़ी आई हुई थी। एंड ही वॉज अनकॉन्शियस, वो बिल्कुल मोशनलेस पड़ा था, बेसुध पड़ा था। एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, और मतलब जो कुछ भी मतलब डॉक्टर सडाव है ना उसके साथ कर रहे थे, तो उस आदमी को, उस अमेरिकन सोल्जर को कुछ भी पता नहीं था, वो जो कुछ भी उसके साथ कर रहे थे। ओके, so my dear student, this is all about from my side. This is a part number 1. So tomorrow I'll continue with part number 2. Till then, bye bye, take care and have a nice day.